नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे आपातकाल की। इस मुद्दे पर बात इसलिए करेंगे क्योंकि 50 साल पहले 25 जून 1975 को तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने देश में इमरजेंसी घोषित कर दी थी। यह स्वतंत्र भारत के इतिहास का एक काला दिन है। कारण आपातकाल लगाकर स्वतंत्र भारत में भारतीय नागरिकों की अभिव्यक्ति की आजादी का गला घोटा गया। उससे भी अधिक आपातकाल का दौर सरकार द्वारा सत्ता के दुरुपयोग का गवाह भी बना। इमरजेंसी के करीब 21 महीनों में इंदिरा गांधी की सरकार ने 48 अध्यादेश जारी किए थे। कई बार संविधान में संशोधन किया गया। न्यायपालिका की शक्तियां कम कर दी गई थीं। संविधान द्वारा आम नागरिकों और मीडिया को दिए गए सभी मौलिक अधिकारों पर रोक लगा दी गई थी। विरोध करने पर विपक्षी दलों के नेताओं को और लोगों को जेल में ठूस दिया गया। इसलिए 25 जून का दिन संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि आपातकाल का यह दिन एक गंभीर स्मृति बनकर हमें लोकतांत्रिक मूल्यों का रक्षक बनने की प्रेरणा देता रहे। इसलिए मुद्दा आपका में आपातकाल से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राज्यसभा के पूर्व सांसद तरुण विजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तरुण जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे इतिहासकार डॉक्टर मक्खन लाल जी से। मक्खन लाल जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। शुरुआत मक्खन लाल जी मैं आपसे करूंगा क्योंकि मुद्दा बेहद अहम है, देश के लोकतंत्र से जुड़ा है, देश के लोगों के जो नागरिक हैं उनके मौलिक अधिकारों से जुड़ा है। बात मैं आपातकाल की कर रहा हूं। आपातकाल का जो इतिहास है वो क्या कहता है? 50 साल का जो इसका 50 साल पहले जो घटना घटी थी, आप उसे कैसे आज याद करते हैं? क्या कुछ हुआ था इतिहास में? देखिए, इनको 3 भागों में बांटा जा सकता है। आज जो संविधान की कॉपी लेके गांव-गांव, सभा-सभा में जा रहे हैं, उनको इमरजेंसी के समय में क्या हुआ जरूर जानना चाहिए। जी बिल्कुल। 2 बातों की वजह से संविधान जिसकी कॉपी हाथ में लेके लहराते हैं उसके साथ क्या हुआ, बार बार जिस संविधान की दुहाई दी जाती है उसको कैसे खत्म किया गया। लेकिन मैं एक बात कहूं जी, आप फंडामेंटल राइट, मूलभूत अधिकारों की बात कही, जो सबसे ज्यादा सैक्रेड है अपने संविधान में स्पष्ट कहा गया कि कोई भी हिस्सा संविधान का संशोधित किया जा सकता है, लेकिन पार्ट थ्री का मतलब यह है फंडामेंटल राइट नहीं छुए जा सकते। इमरजेंसी में हुआ क्या ये जानना जरूरी है, क्योंकि पॉलिटिकल एंगल पे, एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल पे संविधान का दुरुपयोग, मशीनरी का दुरुपयोग, काफी कुछ पता है। अभी तरुण जी भी बात करेंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, एक चीज जो आम नागरिक से संबंधित थी, सिर्फ जेपी अटल जी से नहीं, आम नागरिक से। बहुत फेमस केस है शिवाकांत शुक्ल वर्सेस एडीएम जबलपुर। शिवाकांत शुक्ल को पुलिस ने जब पकड़ा, कोई भी उनके खिलाफ आरोप नहीं लगाया, बस पकड़ के बंद कर दिया। वो एडीएम के यहां गए, अपनी जमानत की दी अर्जी जमानत की जी, तो एडीएम ने खारिज कर दिया कि इमरजेंसी है, हम नहीं कुछ करेंगे। तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया इस बिना पे कि फंडामेंटल राइट का उल्लंघन किसी भी हालत में नहीं किया जा सकता, इमरजेंसी और नो इमरजेंसी। आप किसी को अरेस्ट करेंगे तो आप उसके बताएंगे कि किस किस धारा में दंड किया है, क्यों किया है, आप जस्टिफाई करेंगे। जबलपुर का केस था। इस तरह के 9 प्रदेशों में हाई कोर्ट्स ने जजमेंट दिए उनके लिए जो इमरजेंसी में पकड़े गए थे। जेपी थे या अटल जी थे, अडवाणी जी थे, चंद्रशेखर थे, कृष्णकांत थे, तमाम लोग। लेकिन मजे की बात ये होती है, आप सबसे बड़ी अदालत से ये उम्मीद करते हैं। जब मैंने कहा संविधान की हत्या हुई, इसमें सुप्रीम कोर्ट शामिल है, कठोर शब्द हैं, लेकिन मैं प्रमाण दे के बात कर रहा हूं। 9 हाई कोर्ट्स ने जब ये फैसले दिए कि आप किसी को अकारण अरेस्ट नहीं कर सकते, आप किसी को जेल में नहीं डाल सकते, उसके फंडामेंटल राइट्स हैं, उसके मूलभूत अधिकार हैं, आपको बताना पड़ेगा। 9 हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट सरकार गई, इंदिरा गांधी की सरकार गई, और उस समय चीफ जस्टिस थे एएन रे साहब, सिद्धार्थ शंकर रे जो बंगाल के चीफ मिनिस्टर थे, जिनके बारे में कहा जाता है
कि इमरजेंसी उनके सलाह पे लगाई गई, उनके अध्ययन के आधार पे लगाई गई। वो सिद्धार्थ शंकर रे के बहनोई थे। जी बिल्कुल। एक दो मिनट लगेगा, ये बहुत जरूरी बात है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को मैं ले आया हूं अंदर, समझना चाहिए। 4 जज और थे ए.एन. रे के अलावा, एम.एच. बेग, एच.आर. खन्ना, एम.एच. बेग, वाई.वी. चंद्रचूड़ और पी.एन. भगवती। एच.आर. खन्ना के अलावा सारे 4 जजेज ने ये फैसला दिया कि ये इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट सस्पेंडेड रहेंगे। किस आधार पे सस्पेंडेड रहेंगे, संविधान के किस आधार पे सस्पेंडेड रहेंगे, कुछ नहीं कहा। और एच.आर. खन्ना ने, नीरन डे जो अटॉर्नी जनरल थे, सब छपा हुआ है, उनसे पूछा कि अगर पुलिस किसी आदमी को मार देती, पकड़ के गोली मार देती है, एनी रेमेडी? नीरन डे इज ऑन द रिकॉर्ड, वो कहते हैं मिलाड आई एम सॉरी, आई एम अफ्रेड देयर इज नो रेमेडी। एच.आर. खन्ना पूछते हैं किसी को ले जाके थाने में बंद कर दिया, वो प्यास से मर रहा है, पानी मांगता है, पुलिस वाला पानी नहीं देता, तो कोई रेमेडी है? नीरन डे से मिलाड हाउएवर माय कॉन्शियस में प्रिक, देयर इज नो रेमेडी। एच.आर. खन्ना ने कहा कि दिस इज अननोन इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन दैट सच ए लॉ कैन प्रिवेल। 4 जजेस कौन थे? ए.एन. रे, एम.एच. बेग, एन.एच. भगवती और ये वाई.वी. चंद्रचूड़। इन लोगों ने दिया नो नथिंग डूइंग, संविधान को कूड़ेदान में डाल दिया। 9 हाईकोर्ट के जजेस, बस अंतिम बात है, 9 हाईकोर्ट के जजेस का प्रयास देखिए, उनका साहस देखिए। वो 1977 में वाई.वी. चंद्रचूड़ ने फिक्की ऑडिटोरियम में बयान दिया। 4 लोगों ने अपने को जेल जाने से बचाने के लिए 63 करोड़ जनता को भूखे भेड़िए के सामने फेंक दिया। जी, ये हमारी हायर जुडिशरी का रिकॉर्ड है। जी, हाई कोर्ट के जजेस ने अपने उसकी बात नहीं सोची। लेकिन आप ये सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कैसे इमरजेंसी के दौरान हाई कोर्ट के जजेस से नीचे गिर के संविधान की हत्या की। हमें इसे ध्यान रखना पड़ेगा। जाहिर सी बात है मक्खन जी, जाहिर सी बात है, तमाम सवाल इमरजेंसी को लेकर उठते हैं। आखिर क्या वजह थी, ऐसी क्या मजबूरी थी, ऐसी क्या परिस्थितियां थी कि इंदिरा गांधी की सरकार को देश पर आपातकाल लगाने का फैसला लेना पड़ा? तरुण विजय जी, मैं ये जानना आपसे चाहता हूं, क्योंकि राजनारायण जी का भी उल्लेख इतिहास करता है कि राजनारायण जी ने कैसे उनके चुनाव को चुनौती दी थी। यह कहा जाता है अपनी सत्ता को बचाने के लिए इंदिरा गांधी ने देश पे आपातकाल थोप दिया और देश के नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों के साथ जिस तरह से रोका गया, हनन किया गया। आप इतिहास को जानते हैं, क्या है इतिहास? इतिहास में यह बात हमेशा के लिए दर्ज रहेगी कि एक सत्तातुर व्यक्ति ने जब उनके चुनाव को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा जी ने निरस्त कर दिया कि आपने अवैधानिक तौर पे बेईमानी करके अपना चुनाव जीता है और आपको आगामी 6 वर्षों के लिए चुनाव लड़ने से भी प्रतिबंधित किया जाता है, तो उन्हें लगा कि मेरा चुनाव निरस्त हो गया है, तो ये राष्ट्र पर संकट आ गया है। जैसे कि उस समय कांग्रेस के लोग भी कहते थे कि इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा, तो उन्होंने संविधान का दुरुपयोग करते हुए रात को 12 बजे उस समय के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद साहब से साइन करवा कर इमरजेंसी ठोक दी। और उसका अर्थ ये हुआ कि देश के तमाम विपक्षी नेता, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, नानाजी देशमुख, जयप्रकाश नारायण और प्रकाश सिंह बादल अकाली दल के, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख बाला साहब देवरत, वे सब जेल में डाल दिए गए, सब संवैधानिक अधिकार निरस्त कर दिए गए। और जैसा कि मक्खनलाल जी ने भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट में भी उन अधिकारों को निरस्त कर दिया गया। केवल एक राष्ट्रीय व्यक्तित्व के स्वतंत्र चेता न्यायाधीश थे, हंसराज खन्ना, जिन्होंने उसके विरुद्ध में अपना मत दिया। और इंदिरा गांधी ने इस कारण से उनकी वरिष्ठता होते हुए भी उनको सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं बनने दिया और एम.एच. बेग साहब को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया। अपनी इस वरिष्ठता को लांघते देख हंसराज खन्ना जी ने इस्तीफा दे दिया। परंतु एकमात्र न्यायाधीश है जिनकी मूर्ति आज सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है, क्योंकि वे राष्ट्रीय स्वतंत्रता
नागरिक स्वतंत्रता, संविधान की रक्षा के लिए उन्होंने अपना एक स्वतंत्र वक्तव्य दिया, फैसला दिया। यह एक सा काला अध्याय है कि जिसमें 1 लाख से अधिक लोकतांत्रिक कार्यकर्ता संपूर्ण देश में जेल में बंद किए गए, उन पे अमानुषिक अत्याचार किए गए, उनके नाखून प्लास से खींचे गए, उनको मृत्यु के समीप लाया गया। आपको मालूम होगा स्नेहलता रेड्डी जो कि बाद में ईसाई हो गई थी, वे कन्नड़ की प्रसिद्ध अभिनेत्री थी और उन पर आरोप लगाया गया कि ये स्नेहलता रेड्डी पार्लियामेंट को उड़ाने के लिए और संविधान की हत्या करने के लिए बम और हिंसा का उपयोग करने वाली हैं। और लाल कृष्ण आडवाणी जी ने, अटल जी ने अपने वक्तव्य में भी उसको लिखा कि वे हमारी बगल की कटोरी में, बगल की कोठरी में उनको रखा गया जहां मुश्किल से एक व्यक्ति रह सकता था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हजारों कार्यकर्ता, बाला साहब देवरस ने आह्वान किया था, देहरादून में हम थे तो रज्जू भैया यहाँ पे आए, हम लोग लोकवाणी का प्रकाशन करते थे अपने घरों में। हम उस समय साइक्लोस्टाइल मशीन होती थी और पुराने अखबारों के बीच में लोकवाणी डालकर, और हम हर रोज सुबह 5:30 से 6 बजे दुकानों में, घरों में वे अखबार बांट आते थे और उसके ऊपर एक शेर लिखा रहता था, कहो ना खुदा से कि लंगर उठा दे, हम तूफान की जिद देखना चाहते हैं। इंदिरा गांधी ने भारत की सुप्त आत्मा को एक प्रकार से झकझोर दिया और संपूर्ण भारत के इतिहास में ऐसा कलंकमय अध्याय रचा कि जिसकी कोई तुलना नहीं हो सकती है। प्रकाश सिंह बादल, अकाली दल के लोग, जयप्रकाश नारायण, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने उस समय कविता लिखी थी, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। धर्मवीर भारती ने उस समय कहा कि एक बूढ़ा खल्क खुदा का, मुल्क बादशाह का, और वो कविता बहुत प्रसिद्ध हुई क्योंकि उन्होंने हिम्मत दिखाई। बीजी वर्गीज उस समय हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक थे। ये हिंदुस्तान टाइम्स उस समय की बात है जब हिंदुस्तान टाइम्स स्वतंत्र हुआ करता था, और उन्होंने इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के खिलाफ अपना संपादकीय ब्लैंक छोड़ा। मदरलैंड के.आर. मलकानी के संपादकत्व में निकलता था, जिसके बाद में संपादक बने डी.आर. मांकेकर, और उसको उन्होंने प्रतिबंधित कर दिया। पंचजन ने ऑर्गेनाइजर को प्रतिबंधित कर दिया। ये सब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्य स्वर थे क्योंकि इंदिरा गांधी को इन्हीं से सबसे ज्यादा भय था। और मदरलैंड की सारी मशीन तोड़ दी गई। एकमात्र मदरलैंड था उस समय संपूर्ण भारत में जिसने सुबह 2:30 बजे इमरजेंसी के समाचार छापकर अपना अखबार चारों तरफ निकाल दिया था। तो ये एक जघन्य अपराध था भारत के संविधान के बिल्कुल तरुण विजय जी, भारत की आत्मा के विरुद्ध। ऐसी यातनाएं दी गई लोगों को जेल में बंद कर कर, जैसी अंग्रेजों के समय भी यातनाएं नहीं दी गईं। इतना भयानक काल था आपातकाल का, जो इंदिरा गांधी की सरकार का एक फैसला था जिसे काला अध्याय माना जाता है। मैं आपसे मक्खन लाल जी जानना चाहूंगा, क्योंकि कहा जाता है संविधान की हत्या, इसलिए संविधान हत्या दिवस मनाया जाता है 25 जून को हर साल। मेरे सामने कुछ उदाहरण हैं, कुछ अध्याय हैं जिसके तहत मैं आपसे समझना चाहता हूं कि 48 अध्यादेश जारी किए थे आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी ने। मीसा का जिक्र होता है, कई ऐसे कानून बना दिए गए जिनके चलते लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ। आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? पब्लिक को हम बता दें जी कि अध्यादेश का मतलब बहुत सिंपल है, सरकार मनमानी जो भी कानून चाहे उसका आदेश राष्ट्रपति के दस्तखत करा के पारित कर दे, पार्लियामेंट में तुरंत ले जाने की जरूरत नहीं है। 6 महीने के बाद नहीं ले जा सके पुनः जारी कर दें। यानी पार्लियामेंट को दरकिनार करके जुडिशरी, खैर क्या कहें, अभी हम बात कर चुके हैं जुडिशरी किस तरह से फैल गई थी। जुडिशरी को दरकिनार करके मनमानी करें। अध्यादेश की जरूरत तभी पड़ती है जब आप संविधान को किनारे करना चाहते हैं, जब आप लॉ ऑफ कंट्री को किनारे करना चाहते हैं, मनमानी करना चाहते हैं। 48 अध्यादेश ये दिखाते हैं कि किस हद तक, किस चरम सीमा तक डिक्टेटरशिप फैल गई थी। अधिनायकवाद आ गया था कि हम पार्लियामेंट को नहीं मानते, हम संविधान को नहीं मानते, हम जुडिशरी को नहीं मानते। इसीलिए आपने कहा कि अध्यादेश, 48 अध्यादेश से आप क्या समझते हैं? ये पब्लिक को समझना होगा कि अध्यादेश जारी करने का मतलब सारी कानूनी प्रक्रिया
किसी भी चीज को लागू करने के लिए कूड़ेदान में फेंक कर आप अपनी विल, अपनी डिजायर, अपनी इच्छा पब्लिक के ऊपर लाद रहे हैं। लिहाजा फखरुद्दीन अली अहमद की कलम क्यों नहीं टूटी, पक्षाघात क्यों नहीं हुआ जब उन्होंने ये दस्तखत किया अध्यादेश के तहत कि पार्ट 3 सस्पेंडेड। फंडामेंटल राइट आत्मा है उसकी, और साफ लिखा है कि फंडामेंटल राइट को आप छू नहीं सकते। मिसेस गांधी ने रिकमेंड किया, फखरुद्दीन अली अहमद ने फंडामेंटल राइट सस्पेंडेड का अध्यादेश जारी कर दिया। यह अध्यादेश था, पार्लियामेंट में जाके ये कानून नहीं बनाया गया। आप ये बताइए कि आज आप उस स्टूडियो में बैठे हैं, सडनली आपको दो लोग आते हैं पकड़ के वहीं स्टूडियो में ही कुछ कर दें, पुलिस कहे कि फंडामेंटल राइट आपका कुछ नहीं है। मैं अपने घर में बैठा हूं, कोई घसीट ले जाए, आपका कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। पुलिस वाला आप कहे कि मैं आपके घर में आपको गोली मारूंगा, जीवन का अधिकार नहीं था, जीवन का अधिकार नहीं, जीने का अधिकार नहीं था। वही तो मैंने कहा कि एच.आर. खन्ना ने जब भरी सुप्रीम कोर्ट ने नीरंडे से पूछा कि व्हाट इफ पुलिसमैन शूट्स अ पर्सन, एनी रेमेडी? नीरंडे का मिलाड, आई एम अफ्रेड नो रेमेडी। उन्होंने कहा कोई आदमी थाने के अंदर प्यास से मर रहा है, पानी मांगता है, और कोर्ट में रिकॉर्ड मौजूद है कि जब पॉलिटिकल वर्कर्स ने पानी मांगा तो पुलिस के इंस्पेक्टर ने उसके मुंह में पेशाब किया है। ये बात एच.आर. खन्ना ने पॉइंट आउट किया सुप्रीम कोर्ट में, सब छपा हुआ है। और नीरंडे से पूछा कि एनी रेमेडी इफ ही डाइज ऑफ थर्स्ट, उनका नहीं। जी ये अध्यादेश का मतलब थे साहब। जी बिल्कुल अध्यादेश इतना छोटा सा 4 शब्दों का वर्ड, जी किस तरह की आपकी नहीं, 63 करोड़ पॉपुलेशन थी उस समय इंडिया की। जी 4 लोगों ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपनी झूठी शान बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए, झूठी इज्जत बचाने के लिए 63 करोड़ पब्लिक को भेड़ियों के सामने फेंक दिया। तरुण विजय जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि आपका एक मीडिया से भी लंबा जुड़ाव रहा है, मीडिया को लेकर किस तरह की सेंसरशिप लगाई गई थी, किस तरह के अत्याचार किए गए थे? क्योंकि अभिव्यक्ति की आजादी की बात बहुत की जाती है, मीडिया की स्वतंत्रता की बात आज वो लोग करते हैं जो कभी आपातकाल के लिए दोषी माने जाते हैं। आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? मीडिया के लोग जो कि आज बहुत वोकिज्म और लिबरलिज्म की बात करते हैं, जो कम्युनिस्ट पार्टी के एक पैरोकार बनते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी वामपंथी लोग उस समय इस आपातकाल के समर्थन में आ गए थे और उन्होंने लोकतंत्र की हत्या के लिए इंदिरा गांधी को समर्थन दिया था। ये हमेशा बात याद में रखनी चाहिए। और उस समय का एक वाक्य बड़ा प्रसिद्ध हुआ जो लाल कृष्ण आडवाणी जी ने कहा था कि जब इन मीडिया के लोगों को कहा गया था कि आप झुक जाओ तो वे रेंगने लगे थे। ये मीडिया के लोग वे हैं कि जिन्होंने अपने सत्ता सुख के लिए, तनिक लाभ के लिए इंदिरा गांधी द्वारा किए गए संवैधानिक हत्या के को समर्थन दिया। इन सब का एक एक्सपोज होना चाहिए। बहुत कम लोग थे, जिनमें के.आर. मलकानी हैं, जिनमें भानु प्रताप शुक्ल हैं, जिनमें रामशंकर अग्निहोत्री हैं, जिनमें गिरिलाल जैन हैं, जिनमें बीजी वर्गीज हैं। और बीजी वर्गीज का जो हिंदुस्तान टाइम्स में उस समय ब्लैंक एडिटोरियल आया, इंडियन एक्सप्रेस में रामनाथ गोयनका उस समय इमरजेंसी के विरुद्ध संपूर्ण देश के लिए एक आवाज बन गए थे। लाला जगत नारायण पंजाब केसरी के, उनकी बिजली खत्म कर दी गई, पावर ऑफ कर दी गई, तो उन्होंने ट्रैक्टर लगा के पंजाब केसरी को छापा और आपातकाल के विरुद्ध संपूर्ण बातें जनता तक पहुंचाई। लाला जगत नारायण को तो इस बात के लिए और रामनाथ गोयनका को इस बात के लिए भारत रत्न मिलना चाहिए। पंजाब केसरी जैसे अखबार और इंडियन एक्सप्रेस, जिन्होंने आपातकाल के विरुद्ध लड़ाई लड़ी, और दक्षिण भारत में विशेष रूप से तमिलनाडु में आपातकाल के विरुद्ध आवाज उठाने वालों को पूरा समर्थन दिया गया। पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, उत्तर भारत में उनके विरुद्ध अमानुषिक यातनाएं दी गई। ये ऐसा काल है जिसका वर्णन करना आज भी कठिन है। हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सैकड़ों स्वयंसेवकों को उनके नाखून निकाले गए, उनको बहुत यातनाएं दी गई जेल में, उनको भोजन नहीं दिया गया और उनकी मृत्यु हो गई। आपातकाल का संघर्ष काल यह दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने सुरुचि साहित्य से प्रकाशित किया है।
और इसमें बाल शंकर जो ऑर्गेनाइजर के एडिटर थे, उनका बड़ा योगदान रहा है जी। लेकिन मुझे दुख है इस बात का कि आपातकाल की जो कथा है ये भारतीय विद्यालयों में, भारतीय कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में यह लोकतंत्र की रक्षा के युद्ध के प्रति एक ट्रिब्यूट होनी चाहिए और उसका एक पाठ्यक्रम बनना चाहिए, उसका वर्णन होना चाहिए। उस समय कहा जाता था कि कृष्ण कारावास हो रहा है, ये बिल्कुल जैसे का जन्म। बिल्कुल तरुण विजय जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पहल पर संविधान हत्या दिवस के रूप में 25 जून का दिन इसीलिए मनाया जाता है ताकि हमारी पीढ़ियां जाने कि किस प्रकार से एक सरकार ने, इंदिरा गांधी की सरकार ने देश पे आपातकाल लगाकर देश में किस प्रकार से लोकतंत्र का गला घोटा, संविधान का हनन किया, संसद का हनन किया। मैं आपसे समझना चाहूंगा और भी पहलुओं को, लेकिन आइए सुनते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो 50 साल आपातकाल के हुए हैं उस मौके पर क्या कहा, सुनते हैं। कई लोगों के मन में सवाल आता है कि 50 साल के पहले जो हुआ इसकी चर्चा कर आज क्या करेंगे। जब मोदी जी ने तय किया 11 जुलाई 24 को कि 25 जून को संविधान हत्या दिन के रूप में मनाया जाएगा, तब भी ये सवाल बार बार उठता था। और चूंकि ये नोटिफिकेशन गृह मंत्रालय से आया था, मुझे भी व्यक्तिगत रूप से कई वरिष्ठ पत्रकारों ने सवाल पूछा था, मगर मैं मानता हूं कि आज का दिन इस संगोष्ठी के लिए सबसे उचित दिन है, क्योंकि अच्छे या बुरे किसी भी प्रकार की राष्ट्रीय घटना के जब 50 साल पूरे होते हैं तो समाज जीवन के अंदर इसकी याददाश्त धुंधली हो जाती है। बिल्कुल, अमित शाह जी बता रहे थे कि किस प्रकार से आपातकाल के दौरान अत्याचार किया गया, किस तरह से मीडिया पर सेंसरशिप लगाई गई और किस तरह से लोकतंत्र का गला घोटा गया। दरअसल इसके कई पहलू हैं। तरुण विजय जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो भूमिका रही आपातकाल के दौरान उसके बारे में बताया। वरिष्ठ आरएसएस नेता केशवराव देशमुख को गुजरात में अरेस्ट कर लिया गया था उस समय। मक्खनलाल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं इस मुद्दे को, क्योंकि तरुण विजय जी ने खासा बताया हमको कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका के बारे में। नरेंद्र मोदी जी और तमाम संघ के स्वयंसेवक जिस तरह से आपातकाल का विरोध कर रहे थे, उनको उठा के जेलों में बंद कर दिया गया। आप कैसे देखते हैं इस पहलू को, आरएसएस की भूमिका को? उसकी भूमिका बहुत बड़ी थी। हमें यह समझना चाहिए कि जो बंधु जेल गए वो तो जेल गए, अभी तरुण विजय जी ने बहुत डिटेल बताया, लेकिन आरएसएस की भूमिका उस जेल के बाहर क्या थी उसे समझना बहुत जरूरी है जी। जो लोग जेल गए थे उनके घर थे, परिवार थे, उनके पालन पोषण की समस्या थी, स्कूल, बच्चों के स्कूल जाने की समस्या थी। आरएसएस ये नहीं भूली कि उनका भी परिवार है, उसे भी 2 वक्त की रोटी चाहिए, उसे भी जीवन यापन करने के लिए पैसे की आवश्यकता है, मदद की आवश्यकता है। आरएसएस की इस बड़ी भूमिका को मैं इतिहासकार होने के नाते बहुत बड़े रूप में देखता हूँ जी। जिसका जेल में गया वो तो बैठ गया जेल में, आधी रोटी दे रहे हैं, सूखी रोटी दे रहे हैं, डंडा मार रहे हैं, लेकिन वो निरीह परिवार आरएसएस उनको नहीं भूला। ये बहुत बड़ी बात थी कि हमारे जैसे लोग जो किसी तरह से बच गए थे जेल जाने से, हम लोगों ने ग्रुप बनाया। जेल में जो हो रहा है वो उस पर नहीं गए, बल्कि जेल के बाहर जो परिवार है, जो बच्चे हैं, उनका जीवन यापन कैसे होगा, उनको कैसे संभाला जाए, ये आरएसएस की बहुत बड़ी भूमिका थी। और ये कोई 2-4 परिवारों तक सीमित नहीं थी, ये हजारों हजार परिवार की और 2-4 जिले, 2-4 प्रदेशों में सीमित नहीं थी। पूरे भारतवर्ष में आरएसएस ने माँ और बाप की भूमिका निभाई, उसी तरह से जैसे घर परिवार में माँ और बाप की जिम्मेदारी होती है कि पूरा घर ठीक से चले। कोई एक नहीं है तो कोई बात नहीं है। मैं आरएसएस की इस भूमिका को बहुत बड़े स्तर पर देखता हूं कि उन्होंने उन जेल गए लोगों के बलिदान को तो नहीं भूला, लेकिन उनके परिवार को अक्षुण्ण रखा। ये बहुत बड़ी बात थी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कई मंचों से इस बात का उल्लेख किया है, कई बार संवाद में इस बात को कहा है उन्होंने कि जिस तरह से लोकतंत्र का गला आपातकाल के दौरान घोटा गया वो बहुत भयानक था। नरेंद्र मोदी जी ने खुद उसका मोर्चा भी संभाला, आपातकाल का विरोध किया, तमाम मोर्चाबंदी उन्होंने की, गुजरात में भी की, देश में लोगों को संगठित किया। आप कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो भूमिका है आपातकाल के दौरान, और अब संविधान हत्या दिवस के रूप में उनकी सरकार ने एक अहम फैसला लिया ताकि देश के लोग संविधान के प्रति, लोकतंत्र के प्रति सजग हों और आपातकाल की उस काले अध्याय को याद रखें? मैं समझता हूं कि नरेंद्र भाई की भूमिका, जी। अब दिल्ली में लोग उन्हें मोदी जी कहने लगे हैं, हम तो नरेंद्र भाई कहते हैं जी। उनकी भूमिका आपातकाल में अप्रतिम, साधारण और अद्वितीय थी, प्रेरक थी। और अनेक उनके चित्र हैं। एक चित्र में तो वे सरदार रहे हैं। उनका मुख्य उद्देश्य था कि जन सामान्य में आप एक विद्रोह पैदा किया जाए, उनके गुस्से को अभिव्यक्त की जाए। और नरेंद्र भाई ने एक प्रकार से जन सामान्य में यह एक का प्रसारण किया कि हम हार शाही जीत नहीं सकती, अंतिम विजय हमारी होगी, ये अंतिम विजय हमारी होगी। ये वाक्य तरुण जी, था। मुझे का आपको रोकना पड़ेगा क्योंकि आपातकाल का जो अध्याय है उसके इतने पहलू हैं कि इस पे घंटों चर्चा की जा सकती है। लेकिन एक बात सच है कि देश की जनता ने आपातकाल का विरोध किया और देश का लोकतंत्र जीता, देश का लोकतंत्र आगे बढ़ा, देश का संविधान मजबूत हुआ, आपातकाल लगाने वाले हारे। आप दोनों ने चर्चा में भाग लिया। मक्खन लाल जी, आपका भी शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद मैं करता हूं, और साथ में तरुण विजय जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से जुड़ने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।